धौलीगिरी का ये गिरीखंड, दूर दूर तक फैला ये भूभाग, इसका जर्रा जर्रा उस लूट से सींचा गया है जिसने इंसानी सभ्यता की नई कहानी, नई इबादत लिखी है। इस गिरीखंड में लोग मारे गए, कत्लो गारत हुए, हिंसा का ऐसा नंगा खेल खेला गया कि हिंसा करने वाले का मन भी भर आया। हैवानियत के बीच इंसानियत फिर से पैर जमाने लगी। हिंसा के खिलाफ अहिंसा की मजबूत जड़ें पहाड़ी चट्टानों, अंधेरे जंगलों, उफनती नदियों और महासागरों को चीरती सरहद पार तक फैल गई। और इसी धरती से इंसानियत का नया स्वर इस गिरीखंड से टकरा समस्त विश्व में गूंज उठा। चंद्रगुप्त ने कौटिल्य के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ छेड़छाड़ शुरू हो गई। लक्ष्य था केंद्र पर अधिकार जमाना। गंगा किनारे का प्रदेश चंद्रगुप्त की मुट्ठी में आ गया। इसी बीच सिकंदर भारत से वापस लौट गया। सिकंदर के चले जाने से जो खालीपन पैदा हुआ, चंद्रगुप्त ने उसका भरपूर फायदा उठाया। चंद्रगुप्त उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ता चला। इन प्रदेशों को तेजी से अपने कब्जे में करता सिंधु नदी तक जा पहुंचा। उसकी नजर सिंधु पार के इलाकों पर थी, लेकिन वहां शासन था सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर का। चंद्रगुप्त रुक गए। उनकी नजर मध्य भारत पर पड़ी। उसने नर्मदा के उत्तर में स्थित प्रदेशों को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन सिंधु पार के इलाकों को अपनी मुट्ठी में करने की चाहत अभी भी दिल में कसमसा रही थी। साल था ईसा पूर्व 305 का। चंद्रगुप्त सेल्यूकस से जा भिड़ा। एक नए युग, नई व्यवस्था ने बीज से पौधे का रूप ले लिया। राज्य साम्राज्य में बदल गए और जन्म हुआ दुर्जय मौर्य साम्राज्य का। ऐसा कहते हैं कि अपने जीवन के अंतिम काल में चंद्रगुप्त मौर्य जैन सन्यासी बन गए। अपना साम्राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप जैन मुनियों के साथ दक्षिण की ओर चले गए तथा जैन रीति के अनुसार अनाहार द्वारा अपने जीवन का त्याग कर दिया। बिंदुसार की कई पत्नियों में से एक थी धर्मा। उसी के गर्भ से जन्म लिया बालक अशोक ने। अशोक के जन्म और उसके पराक्रम की भविष्यवाणी महात्मा बुद्ध ने पहले ही कर दी थी। एक ऐसा राजा इस धरती पर जन्म लेगा जो पराक्रमी होगा, धर्म ध्वजा को थामेगा और धर्म के विचार को सागर पार तक ले जाएगा। अशोक की बढ़ती प्रसिद्धि और प्रांतों को नियंत्रित करने की क्षमता से जहां एक तरफ बिंदुसार का भरोसा अशोक के प्रति बढ़ता जा रहा था, वहीं युवराज सुसीम का भावी सम्राट बनने का भरोसा डगमगाने लगा। युवराज होने के बावजूद अशोक उसे प्रतिद्वंदी की तरह नजर आने लगा। सुदूर उत्तर पश्चिम तक्षशिला के प्रांत में असंतोष बढ़ने लगा था। फौजी गुटबाजी शुरू हो गई थी। एक प्रांत के अंदर कई सैन्य दल बन गए थे। उनकी आपस की खींचतान और असंतोष से तक्षशिला खतरे में था। सुसीम के लिए यही अवसर था जब वो अशोक को पिता बिंदुसार की नजरों से दूर कर सकता था। सुसीम ने इस अवसर का भरपूर फायदा उठाया। तक्षशिला में बढ़ती अशांति और असंतोष ने मौर्य साम्राज्य को संकट में डाल दिया है। तक्षशिला की रियासतें आपस में शत्रुता पाली हुई है। रियासतों के सैन्य दल आपस में लड़ रहे हैं। यदि इसे शीघ्र रोका नहीं गया तो वह दिन दूर नहीं जब तक्षशिला मौर्य साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर देगा। पितामह चंद्रगुप्त के साम्राज्य की रक्षा करनी है तो तक्षशिला के विद्रोह को शांत करना ही होगा। हम भाइयों में सिर्फ अशोक ही ऐसा है।
जो इस विद्रोह को शांत कर सकता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अशोक को यथाशीघ्र तक्षशिला प्रस्थान करने का आदेश दें। मौर्य साम्राज्य के महाराज जो मेरे पिताजी हैं, उनका संदेश आया है। पिता मुझे वापस लौट आने को कहते हैं। मौर्य साम्राज्य के प्रांत उज्जैन में भयंकर विद्रोह जो छिड़ा है, मेरे अपने ही भाई ने मेरे खिलाफ पिताजी के कान भरे, मेरे खिलाफ किया। यही पिताजी जो निमंत्रण देकर मुझे बुला रहे हैं, उन्होंने देश निकाला का आदेश सुनाते एक पल की भी देर नहीं की। यह कैसा संबंध है? क्या यह निमंत्रण सिर्फ इसलिए है कि मेरे भाइयों में विद्रोह को कुचलने का साहस नहीं? फिर तो युवराज सुसिम को कोई अधिकार नहीं कि वो मौर्य साम्राज्य की प्रजा पर राज करें। जो राजा अपनी प्रजा की भावनाओं, उनकी आवश्यकताओं को न समझता हो, उसे राज करने का अधिकार ही नहीं। एक बार फिर मेरा हृदय क्रोध और ग्लानि से भर आया है। मैं चाहूंगा, उज्जैन अवश्य जाऊंगा। मौर्य साम्राज्य को मेरी जरूरत है। देवी के संपर्क ने अशोक का परिचय बौद्ध धर्म और विचार से कराया। धर्म का विचार अशोक के मन को छू गया था। देवी का अनुराग और उसका संपर्क उसे भाने लगा। आगे चलकर अशोक ने देवी के अनुराग और उसके प्रति अपने लगाव को वैवाहिक रूप में बदल दिया। पिता से दूर पिता की मृत्यु के समाचार ने अशोक को पुनः नए संग्राम में ला खड़ा किया। धूल के गुबार उठने लगे। मन में दुख करुणा का बवंडर सा उठ खड़ा हुआ। कई तरह के प्रश्न आपस में टकराने लगे। प्रश्न था आने वाले समय के मौर्य साम्राज्य के गौरव का। कलिंग का इलाका जहां एक ओर स्थल मार्ग से जुड़ा था, वहीं दूसरी ओर सामुद्रिक मार्ग से भी। इसलिए राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से वो महत्वपूर्ण बना हुआ था। दूरदर्शी अशोक दक्षिण भारत पर अपनी बेहतर पकड़ बनाने के लिए कलिंग को अपने अधिकार में करने के महत्व को भली भांति समझ रहे थे। अशोक ने कलिंग के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अशोक के अश्वारोहियों और पैदल सैन्य बलों ने कलिंग को घेर लिया। जबरदस्त किलेबंदी की गई। देश के बाकी हिस्सों से कलिंग का संपर्क टूट गया। अशोक को लगा कि कलिंग जल्द ही घुटने टेक देगा, लेकिन कलिंग वासी स्वाभिमानी थे, स्वतंत्र विचारों के, स्वतंत्रता प्रिय थे। आजादी प्राणों से अधिक प्रिय थी। भयंकर मारकाट मची। कलिंग का यही प्रदेश संग्राम का केंद्र बना। अशोक के अश्वारोहियों ने धौलीगिरी के प्रदेश को रौंद डाला। जबरदस्त मुकाबला हुआ। युद्ध चला। 1.5 लाख से अधिक लोग बंदी बना लिए गए। लाखों लोग मारे गए। घायलों की तो गिनती ही नहीं थी। कलिंग का युद्ध इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी बन गया। लगभग 40 वर्षों तक साम्राज्य का संचालन करने के बाद 232 ईसा पूर्व में महान सम्राट अशोक ने देह त्याग दी। अशोक के शांति संदेश उसकी राजनीतिक समझ की गौरव गाथा कहते नजर आते हैं और आज भी अंधेरे में रोशनी फैलाने का काम करते हैं। संभवतः अशोक दुनिया का पहला ऐसा सम्राट था जिसने साम्राज्यवाद के विचार को लोक कल्याण और जनहित के संदर्भों में समझा और उसे लागू भी किया।